नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो के शुरुआत में फिर कह रहा हूँ कि ईश्वर न करे नेपाल में जिस तरह का जेनजी आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन हमारे देश में कभी हो। लेकिन सच्चाई है, हकीकत यह है कि हमारे देश में भी जेनजी यानी युवा पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने, नौजवानों ने सड़कों पर दस्तक दे दी है। अब आज देश में लद्दाख से लेकर देहरादून तक जो युवा है, जो जेनजी है, वो सड़कों पर थी। और लद्दाख में तो आज ऐसा हुआ जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। जेनजी के लोग यानी युवा पीढ़ी के लोग 18 बरस से लेकर 28 बरस के नौजवान सड़कों पर थे। फिर वहाँ आगजनी हुई। आगजनी के साथ बीजेपी के दफ्तर पर भी आगजनी हुई। कई गाड़ियाँ जला दी गईं, कई लोगों की मौत हुई, इसमें कई युवा भी हैं। सैकड़ों लोग घायल हुए। और ऐसा दृश्य हिंसा का पहले कभी नहीं देखा गया देश में, जहां युवाओं ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया हो। अगर आप देहरादून की बात करें तो देहरादून में हिंसा तो नहीं थी, लेकिन जो युवा थे सड़कों पर थे और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं घेराबंदी कर रहे थे। अब दोस्तों, जिस तरह से आज युवाओं ने सारा सिस्टम हाईजैक कर लिया, जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई, सरकारी दफ्तर जलाए गए, सरकारी गाड़ियों पर, पुलिस की गाड़ियों पर आग लगाई गई, लाठीचार्ज हुई, कहीं कहीं गोली भी चली। ये तस्वीरें, ये वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकता और दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और ये कहा गया कि इसमें जेन जी नहीं, यानी 18 साल से लेकर 28-30 बरस के लोग नहीं हैं, युवा पीढ़ी नहीं है। लेकिन लद्दाख के सबसे प्रभावी नेता सोनम वांगचुक ने कैमरे पर कहा है कि इट्स अ जेन जी रेवोल्यूशन। ये जो आंदोलन है इसके पीछे जेनजी है और यहां हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये जेनजी का जमाना है, युवाओं का जमाना है। ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर युवा सड़कों पर आ जाए, सरकार के खिलाफ आंदोलन हो और उसमें हिंसा हो, और जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सीधा सीधा चीन से सटा हुआ हो, तिब्बत से सटा हुआ, दूसरा राज्य जो उत्तराखंड है नेपाल से सटा है, उसका कुछ टुकड़ा तिब्बत यानी चीन पर भी मिलता है, बॉर्डर स्टेट्स है। और वहां पर जिस तरह की हिंसा देखी गई, खासकर लद्दाख में, देहरादून में पीसफुल प्रोटेस्ट है, लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट था। सरकार कहीं ना कहीं चिंता में तो है। और मोदी जी के दफ्तर में भी गहमा गहमी रही आज, खासकर अमित शाह के दफ्तर में कुछ ज़्यादा ही गहमा गहमी रही, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है। और जहाँ तक लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात है, सीधे सीधे सत्ता की बागडोर, प्रशासन की बागडोर अमित शाह गृह मंत्री के पास। जाहिर तौर पर सरकार को लगता है कि ये जो चिंगारी है, अगर ये भड़की और कहीं हिमालय से उतरकर, पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ गई, फिर क्या होगा। खतरे की घंटी है सरकार के लिए, और सरकार को इस बात का एहसास है, घबराहट तो है। अब दोस्तों, मैंने शुरू में भी कहा वीडियो के, और फिर कह रहा हूं कि आंदोलन में, चाहे वो युवाओं का हो या मजदूर का हो, किसानों का हो, चाहे जेनजी का हो, हिंसा की कोई जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर वायलेंस। और वायलेंस नहीं होनी चाहिए थी, आगजनी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी अगर आप इसको दूसरे दृष्टि से देखें तो चाहे लद्दाख हो, देहरादून हो या बाकी स्टेट्स हो, आज की तारीख में युवाओं की कुछ समस्याएं हैं, खासकर जेनजी की, 18 साल से 28 साल के बीच के बच्चों की। लेकिन अगर इसी मसले को मैं दूसरे पहलू से देखूं तो ये बात सच है कि युवा जो भड़के हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर हैं, चाहे लद्दाख में हो, लेह में हो, देहरादून में हो, उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। और अगर हम इन दोनों घटनाओं को आज की देखते हैं तो 2-3 बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी है। अब ये जो यूथ हैं जिनकी वजह से आज इतनी बड़ी हिंसा हुई, सबसे बड़ा जो कारण है, कारण नंबर 1 वो ये है कि डिग्री इनके पास है, ग्रेजुएट्स ही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स ही हैं, टेक्निकल डिग्रीज इनके पास हैं, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, ये एक बुनियादी कारण है इस आंदोलन का, जेनजी का। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो अपेक्षित सहायता मिलनी चाहिए, जो कोऑपरेशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कम होता जा रहा है, या आप यूं कह सकते हैं बिल्कुल नहीं है। सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही इन युवाओं को। और पॉइंट नंबर 3 कि ये जो यूथ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो 22 साल से लेकर 30 साल तक के बीच के आयु के
यूथ है, जेंजी हैं, मैं 35 साल 36 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेरोज़गार वो भी हैं, 22 साल से लेकर 30 साल तक सबसे ज़्यादा प्रभावित है इसमें, ये जो एज ग्रुप है। अब दोस्तों, देहरादून में जिस तरह से युवा सड़कों पर उतरे हैं, उनकी दो मांगें हैं। एक तो ये है कि नकल माफिया कहीं ना कहीं सरकार में नौकरी के सारे मौके ख़त्म करता जा रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे टीचर की हों चाहे किसी और गवर्नमेंट जॉब की हों, तो नकल माफिया सीधे सीधे उनसे लड़ाई है युवाओं की। सरकार से इसलिए लड़ाई है कि उनको लगता है कि जो नकल माफिया इसको कहीं ना कहीं पैट्रनेज आश्रय दे रहे हैं, सरकार से ही आश्रय मिल रहा है, तो वो आंदोलन भी बढ़ रहा है। सीबीआई की मांग हो रही है और भी बहुत सी मांगें हो रही हैं, लेकिन लद्दाख में जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ ना सिर्फ राज्य की मांग हो रही है, स्टेटहुड की मांग हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने 3-4 महीने पहले एक मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, ना के बराबर ऑलमोस्ट नो जॉब्स, सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं है और कॉरपोरेट वहाँ पहले से ही नहीं है, तो वहाँ की आप स्थिति समझ सकते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक ने भी की, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अब असली सवाल पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि ये जेन जी के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूँ कुछ दोस्तों को कि जेन जी हैं कौन। दरअसल 1997 से लेकर 2012 या यूँ कह सकते हैं 2015 तक जिन बच्चों का जन्म हुआ उनको जेन जी कहते हैं, जनरेशन जेड कहते हैं। और ये जो जनरेशन जेड है, इनकी भारत में जो संख्या है काफ़ी पावरफुल है, बहुत से ज़्यादा इसमें वोटर हैं। इनकी संख्या तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा है और ये 2029 आते आते ये संख्या और तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो युवा पीढ़ी है, ये डिजिटल जनरेशन है, डिजिटल मीडिया से प्रभावित होती है, सोशल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। ये अखबार नहीं पढ़ते, मैगज़ीन नहीं पढ़ते, इनके लिए जो भी खबर है, जो भी मुद्दे हैं, सब के सब सोशल मीडिया के जरिए। तो आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और इसीलिए ये बहुत जल्दी यूनाइट होते हैं, एक ही कॉल पर ये सड़कों पर आ जाते हैं। नेपाल में ऐसा देखा गया, बांग्लादेश में ऐसा देखा गया और आज ऐसा ही कुछ लद्दाख में देखा गया। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल ये है कि क्या जो कुछ आज लद्दाख में हुआ, आगजनी, हिंसा, तोड़ फोड़, फायरिंग, कई लोग की मौत भी हो गई इसमें, और जो कुछ देहरादून में हुआ, जिस तरह से यूथ सड़कों पर आ गए, क्या ये खतरे की घंटी है देश के लिए आने वाले समय में, अलार्म बेल है? और क्या सरकार नर्वस है कि ये जो चिंगारी है अगर ये और भड़की तो फिर राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी देश में? इम्पॉर्टेंट सवाल है। आज एक खास मेहमान मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो लद्दाख से सीधे जुड़े, जहाँ आज आगजनी हुई, तमाम घटनाएं हुई, वायलेंस हुई, वहाँ से आप उनको सुनेंगे, सज्जाद साहब को। इसके अलावा हमारे साथ श्रवण कुमार गर्ग होंगे, जाने माने संपादक हैं, 50 वर्षों से इस तरह के आंदोलन देख रहे हैं, 1974-75 इमरजेंसी के टाइम से आज तक, उनको भी सुनिएगा। और देहरादून में क्या हुआ, उत्तराखंड में स्थिति क्या विस्फोटक होती जा रही है, इसकी जानकारी हम लेंगे उमाकांत जी से। सज्जाद साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि इस वक्त स्थिति क्या है, इस वक्त लेह में स्थिति क्या है? क्या अब शांति बहाल है, अब हिंसा नहीं हो रही, अब आगजनी नहीं हो रही? लेटेस्ट पोजीशन क्या है इस वक्त? दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि इस वक्त जो कंडीशन है वो टेंस है लेकिन अंडर कंट्रोल है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारे साथी हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बहुत सारी जगहों से लोगों को परेशान किए जाने की सिचुएशन है। जो भी आज लेह में हुआ है वो लद्दाख की तारीख के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पहले कभी हिंसा यहाँ पे नहीं हुई। हिंसा को तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो पूरा आंदोलन था वो एक शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, क्या जो अनशन पे लोग बैठे थे उसमें से कोई 2 बुजुर्ग थे, वो बेहोश हो गए थे और बेहोशी के बाद फिर वहाँ के युवाओं ने कहा कि आज बुधवार को हम पूरा शहर बंद कराते हैं, उसके बाद ये हिंसा शुरू हुई? क्या ये खबरें जो आ रही हैं ये सही हैं कि 2 बुजुर्ग थे जो सोनम वांगचुक के साथ धरने पर थे, वो बेहोश हो गए थे, उसके बाद प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा कि हम शहर बंद कराएंगे और वहीं से हिंसा शुरू हुई?
देखिए, मई में हम ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले थे और हमें यूनियन होम मिनिस्टर ने स्वयं कहा था कि 1 महीने के अंदर हम अपनी मीटिंग बुलाएँगे दूसरी। लेकिन अब 4 महीने हो रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं हुई। तो ये एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन था लोगों के अंदर, क्योंकि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी और जब भी एमएचए ने लद्दाख के लोगों को बुलाया, तब लद्दाख के लोगों ने कोई अनशन, कोई आंदोलन, कोई पद यात्रा किया। उसके बाद एमएचए ने मीटिंग के लिए लद्दाख के लोगों को बुलाया है। तो इस बार भी ये अनशन चल रहा था और ये इसी अनशन के तहत आपको मालूम है कि कल 2 लोगों की हालत जो है वो थोड़ी बिगड़ गई, हॉस्पिटलाइज़ हो गए, बिगड़ गई। जिससे बहुत सारे लोग भावुक हो गए। और ये आपको मालूम है कि एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी तो है लोगों के अंदर, क्योंकि ना जॉब्स है लोगों के हाथ में। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ फीते काटने में लगी हुई है। पिछले 4 साल में सिर्फ फेस्टिवल हो रहा है, डांस हो रहा है, यहाँ पे बॉलीवुड के एक्टर्स को लाके। अब बॉलीवुड से तो स्टेट नहीं चलता है, बॉलीवुड के फिल्में बनाने से। उसके लिए एक पूरी पॉलिसी चाहिए, उसके लिए लोगों का एंगेजमेंट चाहिए, लोगों का कंसेंट चाहिए। वो चीज़ लद्दाख में न डाला थे। तो जिसकी वजह से बहुत लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है और यही गुस्सा जो है वो ट्रांसलेट हुआ है आज के इस अनशन में, और फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारा वायलेंस हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। अब मैं जरा सीधे आता हूँ गर्ग साहब के पास। गर्ग साहब, आपने ले से आंखों देखा हाल सुना। उन्होंने कहा कि यूथ फ्रस्ट्रेटेड थे। 6 साल में एक गेस्टेड सरकारी अफसर की नौकरी नहीं हमको मिली है। 47,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं एक-एक पद के लिए, इस तरह की बातें। और उन्होंने कहा कि गुस्सा जो है वो इतना ज़्यादा था कि आज ये हिंसा हो गई जिसको वो रोक नहीं पाया। हालाँकि अब हिंसा थम चुकी है, लेकिन कई लोगों की जान चली गई, बहुत से दर्जनों गंभीर रूप से घायल हैं। गर्ग साहब, आपने तो इतने आंदोलन देखे हैं, मतलब 50 साल से तो आप पत्रकारिता ही कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ 80% हमारे ऑडियंस की उम्र नहीं होगी उतनी जब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने इमरजेंसी का दौर देखा, आप जयप्रकाश नारायण के साथ रहे, आपने तमाम आंदोलन, छात्र आंदोलन, सब कुछ अपनी आंखों के से देखा है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये जो यूथ है 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, जिसे हम जेन जी कहते हैं, जनरेशन जेड कहते हैं, क्या इसको नौकरी नहीं मिल रही? क्या इसके हाथ में रोजगार नहीं है, इसके हथेली पे पैसे नहीं है, इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेट है? देखिए, बहुत सारा तो हमने 74 का, मैं बिहार में मूवमेंट में मैं खुद था जी। हमने देखा वहाँ। तो छोटी मोटी हिंसा तो उस समय भी हम देखते थे। अच्छा, होती थी तब भी? हाँ, मतलब इतनी इस तरह की कभी नहीं हुई। हमने दिल्ली का अन्ना का आंदोलन भी देखा, दिल्ली में उसमें भी हम थे, देखा हमने। पर ये जो हो रहा है, जो नेपाल में हमने देखा या लेह में हमने देखा, ऑर्गेनाइज तरीके से एक पूरी युवा पीढ़ी इस तरह से वायलेंस पर उतर आए और अपने फ्रस्ट्रेशन को अंजाम दे, ये हम पहली बार देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ा, देश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक और बहुत बड़ा इंडिकेशन और खतरा है कि जो सरकार है वो किन चीज़ों को एड्रेस करने में लगी है और किन चीज़ों को वो टाल रही है, पोस्टपोन कर रही है। तो ये जो पोस्टपोनमेंट की पॉलिसी है, टालो टालो वाली, ये खतरनाक है। आप देखिए मणिपुर में क्या हो रहा, प्रधानमंत्री वहां गए और लौट के आए तो वहां शुरू हो गई हिंसा, हिंसा। आप कुछ सॉल्व ही नहीं करना चाहते, ना मणिपुर को सॉल्व करना चाहते हैं, ना लद्दाख को करना चाहते हैं, ना जम्मू कश्मीर को करना चाहते हैं। उत्तराखंड में आपने एक चीफ मिनिस्टर को पूरी की पूरी इतनी ताकत प्रदान कर दी है कि वो अपने आप को कुछ भी समझते हैं। या यूपी में आपने जो ताकत प्रदान कर दी है वो कुछ भी समझते हैं अपने आप को। तो ये कौन रहा है, पूरे देश को कौन चला रहा है? जी, यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, ये कह रहे हैं। एंग्री यंग मैन जो है वो इस वक्त बेकाबू होता जा रहा है, कम से कम दक्षिण एशिया में ऐसा दिखता है। मैं लकड़ा साहब ये जानना चाह रहा था कि जैसे लेह में हमने देखा, आज वहाँ काफी आगजनी हुई, बीजेपी का दफ्तर जला दिया गया। देहरादून में मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जहाँ बच्चों की, युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। वही 22, 24, 26 साल के बच्चे हैं जिनको जेनजी कहते हैं। ये क्या सिर्फ देहरादून के हैं या देहरादून के अलावा बाकी जगहों से, मसूरी से, नैनीताल से, ऋषिकेश से, चमोली से, बाकी जिलों से भी ये भीड़ आ रही है? ये जो देहरादून में लड़के हैं, ज्यादातर लड़के, कोई उसमें आधे से ज्यादा लड़के
दूरस्थ इलाकों के हैं, दुर्गम इलाके, चमोली से हैं, पौड़ी से हैं, टेरी से हैं, उत्तरकाशी से, कुमाऊं से हैं, नैनीताल से हैं, पिथौरागढ़ से। ये तो जो लड़के हैं, लड़के वहां पर, चूंकि सरकार देहरादून में बैठी है, और सरकार जब देहरादून में बैठी है तो वो प्रोटेस्ट करने इनकी छाती पे आएंगे, कहां जाएंगे वो? और उन लड़कों को, जो लड़के हैं, ये मुख्यमंत्री इतना घटिया काम पे लगा हुआ है कि हरिद्वार से कुछ लोगों को ट्रक में लाया गया, उनका वो हिंसा करवाने के लिए, ताकि वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए, उनका विरोध करने के लिए भाड़े के लोग देहरादून से बुलाए गए। क्या प्रशासन की आज्ञा के बिना या प्रशासन की नॉलेज के बिना लोग लाए जा सकते हैं? तो ये जो लोग हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि धामी बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है, और ये कमजोर मुख्यमंत्री ने बजाय कि उनसे बात करने के और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के, आप उकसावेपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। आपकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है मुख्यमंत्री की जो आज है? तो इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है। ये तो पीआरओ थे कोश्यारी जी के। जी, क्या ज्यादातर जो बच्चे हैं आपके देहरादून में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये बच्चे नकल माफिया से परेशान हैं, इम्तिहान देते हैं, फिर नतीजा रुक जाता है, पेपर लीक हो जाता है? मूलतः इसमें 100% बेरोजगार बैठे हुए हैं, और क्या बेरोजगारी उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा है? और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर यूनाइटेड कहीं बेरोजगार है तो उत्तराखंड में। पहले भी बहुत प्रोटेस्ट हुए हैं। जी, देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य इस काम के लिए बना था कि वहां पलायन रुकेगा, बेरोजगारी दूर होगी। वहां जो भी सरकारें हैं, मौजूदा सरकार और पिछली सरकारें, ना तो वो पलायन रोक पाई, ना बेरोजगारी दूर हो पाई। और पलायन राज्य दर राज्य, जितने साल राज्य उतने ही गुना पलायन। तो आज की तारीख में 25 गुना पलायन शुरू हो गया। 25 साल हो गए तो 25 गुना पलायन। तो सवाल यह है कि आप नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, उत्तराखंड सिविल सेवा परीक्षा, उसके पेपर लीक हो रहे हैं, पटवारी पेपर लीक हो रहे हैं, अध्यापकों के, टीचर्स के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले शिक्षकों का प्रोटेस्ट हुआ देहरादून में, तो दूरस्थ इलाकों के शिक्षक का डायरेक्ट भर्ती हो रही टीचर्स में। जो टीचर 20 साल से 25 साल से उनका प्रिंसिपल बनाने का नंबर नहीं आया, बाहर से ला करके टीचर उनके ऊपर बिठा दिए गए प्राइवेट। और वो कौन लोग हैं? सारे आरएसएस के लोग हैं। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था में ये लोग घुसपैठ हो रही है चोर दरवाजे से। और ये चूंकि वहां मोदी जी इस चीज पर नहीं बोलेंगे, अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, आरएसएस के लोग हत्या करते हैं, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। और उस पर एक मंत्री जो है वो सबूत मिटाने में लगा दिया धामी जी ने। तो सवाल ये है कि इस तरह का नकारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड में है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के मुख्यमंत्री अगर वहां रहेगा कुछ दिन और रक्तपात, और जैसे लेह में हुआ है, इस तरह की घटना में मैं बड़ा चिंतित हूँ वहां के हालात को देख करके। और मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छिपाने के लिए ध्यान को डाइवर्ट कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं उसके पास, और दिल्ली में आकर के अपनी कुर्सी को मजबूत बनाने का काम है। जी ठीक है। मुख्यमंत्री कमजोर है, और वहां पर जो यूथ है उत्तराखंड में, देहरादून, नैनीताल, मसूरी, हर जगह से यूथ हरिद्वार से पहुंच रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और ये कह रहे हैं कि नकल माफिया जो है, कोई भी परीक्षा होती, किसी भी नौकरी की होती, पेपर लीक हो जाता है। यानी जहां पर थोड़ा बहुत रोजगार मिलने की उम्मीद है, उसमें नकल माफिया कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं आग में घी डाल रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो घटनाएं हमने लेह में देखी दोस्तों, वो घटना देहरादून में ना हो। प्रोटेस्ट हो लेकिन शांतिपूर्वक हो, हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक छोटा पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, जो जरूरी पॉइंट है। उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, वो सेना में जाने का एक बहुत बड़ा चंक जो है उत्तराखंड के 13 जिलों से। आज हालत यह है कि उत्तराखंड में आपने अग्निवीर बना दिए। तो जो लड़के फौज में अपना कैरियर बनाना चाहते, वो लड़के, उनका रोजगार छीन दिया आपने। और ये रोजगार छीनने एक साधन था बड़ा। तो और जमीनों की लूट हो रही है, रेत बजरी माफिया और जमीनों की लूट। ये गुस्सा जो है जमीनों की लूट और रेत बजरी माफिया। जी, माफिया भी है, लूट भी है, भ्रष्टाचार भी है, बेरोजगारी भी है, गुस्सा भी। इसीलिए देहरादून में प्रोटेस्ट है, और मुख्यमंत्री कमजोर हैं। दिल्ली में उनका रिमोट है, ये सब बातें बता रहे हैं, और ये बातें कोई नई नहीं है दोस्तों। ये इस तरह की घटना आपको हर स्टेट में दिखेगी। कर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, क्या जो हमने लेह में आज देखा, आग की लपटें देखी, हिंसा देखी, गोली चल गई, और कुछ युवा भी है, उनकी जान चली गई, और
पुलिस वाले भी घायल हुए। ये जो हिंसा हम देख रहे हैं, जो काठमांडू की सड़कों पर देख रहे थे, और फिर देहरादून का जो जिक्र किया कि वहां पर हजारों युवा बैठे हैं बेरोजगारी को लेकर, ये जो संकेत हैं लेह से, देहरादून से जो संकेत हैं मोदी शाह के लिए, क्या आपको लगता है एक खतरनाक संकेत है, डेंजरस सिग्नल्स हैं ये? बहुत डेंजरस सिग्नल्स हैं ये। सरकार अगर अभी भी नहीं चेतेगी, इसको होश में नहीं है सरकार, ये कम्युनलिज्म और ये सांप्रदायिकता के जो एजेंडे पर चल रही है। मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि ये लेह में जो चल रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि उत्तराखंड में जो चल रहा है उसके बारे में क्या उनका कहना है। जो एजेंडा इन्होंने चला रखा है, ये एजेंडा अगर चलता रहा तो ये जो जो युवाओं में असंतोष है, अभी तो देखिए ना, जो असंतोष है अमेरिका से यहाँ ट्रांसफर होने वाला है, बच्चों का जो असंतोष है, और जो अमेरिका नहीं जा पाएंगे उनका संतोष है। ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का फेल्योर है। हिंसा को आप सपोर्ट नहीं करें, वो तो कोई भी नहीं करेगा, सोनम वांगचुक भी नहीं कर रहे, पर सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हैं? मतलब हिंसा को आप क्या कह देंगे कि वहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स घुस गए लेह में, पहाड़ पर इतने ऊपर, जिन्होंने हिंसा फैलाई, कि आप ये स्वीकार करेंगे कि वहाँ की जो बच्चे हैं 500 पोस्ट के लिए वहाँ 47,000 बच्चे अपियर होते हैं, और आपने जब से स्टेट बना है आपने कोई वहाँ गजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट तक नहीं किया, वहाँ की कोई पोस्ट नहीं है, वहाँ के लोगों को नहीं मिला है, वहाँ का पब्लिक सर्विस कमीशन काम नहीं करता, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट जो हुकूमत है वहाँ हो क्या रहा? तो लोगों की नाराजगी जो है वो आप उसको कैसे दबाएंगे? मतलब ये हिंसा नहीं भी हो, ये सोनम वांगचुक ने पीसफुल मार्च किया, जो आपके यहाँ सरदार साहब आए थे उन्होंने क्या कहा? पीसफुल मार्च किया लद्दाख से दिल्ली तक, आपने क्या किया? आपने उनको रवाना कर दिया वापस, हैं? सोनम वांगचुक के इंस्टीट्यूट की जमीन जो अलॉटेड थी वो आपने ले ली। सोनम वांगचुक को आप तरह तरह से हैरेस कर रहे हैं, वहां पर उनकी लीडरशिप को हैरेस कर रहे हैं। आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जो बीजेपी के टिकट पर जीता था, आप उससे पूछिए कि वो उसका क्या कहना है, वो क्या मानता है, वो क्या आपके साथ है क्या, कि वो सपोर्ट करता है, ये जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट करता है। वो जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी एक जमाने की पार्लियामेंट में स्पीच सुनिए और आज उनसे बात कीजिए कि वो क्या सरकार के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। कोई मणिपुर का विधायक बीजेपी का सरकार के साथ नहीं है, लद्दाख का कोई विधायक एमएलए कोई साथ नहीं है, विधायक साथ। ये जो पूरा का पूरा मामला है ये बताता है कि वो लद्दाख जैसा एरिया जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ चाइना के साथ आपकी बॉर्डर लगी हुई है पूरा का पूरा है। आप थोड़ा सा ऊपर जाइए तो आप पाएंगे कि वो जो आपकी जो झील है जहां आपने ये शूटिंग हुई थी आमिर खान की, उसके आगे आप थोड़ा सा चले जाइए तो लेक जो है, तो आप पाएंगे कि वहाँ का जो चीन ने किस तरह से वहाँ अपना पूरा जाल फैला रखा है। ये जो पूरा सरकार की जो पॉलिसी है, बॉर्डर एरिया को लेकर जो पॉलिसी है, युवाओं को लेकर जो पॉलिसी है, बहुत डरावनी है। जो ये बच्चे जो कर रहे हैं हिंसा माइनस, मतलब हिंसा को सपोर्ट नहीं भी करें, आप उनकी डिमांड को कैसे खारिज कर देंगे कि 5 साल से उनको कोई अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट को, मार्चेस को आप इग्नोर कर रहे हैं जी। 2019 के बाद से आप उनको स्टेटहुड नहीं दे रहे हैं, 6th शेड्यूल नहीं दे रहे हैं, मतलब ऑटोनोमस जो काउंसिल्स बननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बननी चाहिए, जिसके जरिए आप फाइनेंशियल पावर्स और ऑटोनॉमी जो देते हैं वो नहीं दे रहे हैं। तो ये बच्चों का गुस्सा तो देखिए दीपक जी, पीसफुल भी होगा तो भी गुस्सा तो निकलेगा, गुस्सा ही। आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, क्या दिक्कत है जी। बड़ी बात गर्ग साहब ने कही। गर्ग साहब का ये कहना है कि ये जो सिग्नल्स हैं, ये जो संकेत आ रहे हैं ले से, आज जहां हमने वायलेंस भी देखी, हिंसा भी देखी, आगजनी भी देखी, कई लोगों की, बच्चों की जान भी गई है, बहुत से पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जो कुछ हुआ लेह में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं कहूँगा देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन जो
देहरादून और लेह में हमें चीजें दिख रही हैं। गर्ग साहब का कहना है कि बहुत ही डेंजरस सिग्नल्स हैं, बहुत ही खतरनाक संकेत हैं देश में आने वाले समय के लिए। और मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, उसको किसी हद तक आप लाठी के जोर से संभाल सकते हैं, लेकिन जिस देश में बच्चा बिगड़ गया, जिस देश में बच्चे अगर सड़कों पर आ गए, तो इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है आज से नहीं 100 साल 200 साल का, कि बच्चे अगर आगे आए तो फिर संभाले नहीं संभलती हैं स्थितियां और चीजें बेकाबू हो जाती हैं। ये हमने चीन में भी देखा, नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा और बहुत से यूरोप के देशों में भी देखा है और यहाँ तक कि अफ्रीकी देशों में भी देखा है। स्थितियां गंभीर हैं और उनके मुद्दे भी बहुत गंभीर हैं। मोदी शाह क्या बिहार में उलझे रहेंगे और क्या बंगाल की तैयारी करेंगे, फिर असम की तैयारी करेंगे, या ये जो संकट है इसको देखेंगे? देखना है आगे क्या होता है। और जिस तरह से स्थिति उत्तराखंड की बताई वो भी कम गंभीर नहीं है जो लखेड़ा साहब कह रहे थे। गर्ग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जो लद्दाख कारगिल से सज्जाद साहब जुड़े थे, मीटिंग छोड़ के आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हालात रखे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच।